नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे अपकेंद्रण, सिद्धांत और अनुप्रयोग, सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस पर। जी, और ये एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की नींव है, खासकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। बिल्कुल। क्या किसी ने कभी सोचा है कि जिस मशीन का उपयोग आज हम डीएनए या प्रोटीन को देखने के लिए करते हैं, वो असल में इतनी तेजी से घूमती है कि अगर उसके अंदर हवा का थोड़ा सा भी घर्षण हो तो पूरी मशीन पिघलकर धातु का एक उबलता हुआ सूप बन सकती है। ये बहुत ही डरावना लगता है सुनने में, लेकिन ये सच है। ये तकनीक बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम केवल सतह को नहीं छुएंगे। हमारा लक्ष्य है कि जो विद्यार्थी उच्च स्तरीय परीक्षाओं जैसे कि पीजी या सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एकदम स्पष्ट हो जाए। जिसे हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, वो आखिर काम कैसे करता है। आज अगर हम कोशिकाओं के अंदर के सूक्ष्म रहस्यों को देख पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यही तकनीक है। मतलब इसने हमें जीवन के निर्माण खंडों को भौतिक रूप से अलग करने की अकल्पनीय शक्ति दी है। बिल्कुल। तो चलिए उस छोटी सी ट्यूब के अंदर चल रहे भौतिक विज्ञान से शुरुआत करते हैं। हाँ, जब मैंने पहली बार इस विषय को पढ़ा था तो मैं सोचती थी कि ये सिर्फ मशीन को गोल गोल घुमाने की बात है, बस घुमाओ और चीजें अलग हो जाएंगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन असल में अपकेंद्रण एक अवसादन आधारित तकनीक है। इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादन मतलब चीजों का नीचे बैठना। हाँ बिल्कुल। इसमें तेजी से घूमने के कारण एक बाहर की तरफ धकेलने वाला बल पैदा होता है, अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी बल के प्रभाव में कण अलग होते हैं, है ना? जी, इस पूरी प्रक्रिया को विद्यार्थियों को एक युद्ध के मैदान के रूप में देखना चाहिए। ट्यूब के अंदर निरंतर एक संघर्ष चल रहा है। एक संघर्ष किस तरह का? एक तरफ बाहर की ओर धकेलने वाला अपकेंद्रीय बल है, जो कणों को ट्यूब के निचले हिस्से की तरफ पूरी ताकत से धकेल रहा है। और दूसरी तरफ है अंदर की ओर खींचने वाला घर्षण बल, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये घर्षण उस तरल माध्यम के कारण पैदा होता है जिसमें कण मौजूद हैं। मतलब वो गाढ़ा तरल कणों को नीचे जाने से रोक रहा है? बिल्कुल, तरल कणों की गति का विरोध करता है। तो भौतिकी का सबसे बुनियादी नियम यहाँ ये है कि अवसादन केवल तभी होगा जब बाहर की ओर धकेलने वाला अपकेंद्रीय बल इन सभी विरोधी बलों को हरा दे। ये कुछ पानी से भरी बाल्टी को गोल घुमाने जैसा है। जब हम बाल्टी को तेजी से घुमाते हैं तो पानी बाहर गिरने के बजाय बाल्टी की तली की ओर चिपक जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन ट्यूब के अंदर स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि वहां कण केवल हवा में नहीं घूम रहे, वे एक तरल के घर्षण से लड़ रहे हैं। हाँ, और यहीं पर कणों की अपनी विशेषताएं खेल में आती हैं। पृथक्करण को मुख्य रूप से 4 कारक प्रभावित करते हैं। आकार, घनत्व, रूप और श्यानता। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। कण का साइज, उसकी डेंसिटी, उसका शेप और उस तरल की विस्कोसिटी या श्यानता, इन सबको एक साथ समझने के लिए हमें उस गणितीय सूत्र को देखना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है, जो कि है F बराबर m ओमेगा स्क्वायर R। जी, F बराबर m ओमेगा स्क्वायर R। यहाँ F वह बल है जो कण पर लग रहा है, m उस कण का द्रव्यमान है, ओमेगा कोणीय वेग है, मतलब रोटर कितनी तेजी से घूम रहा है। हाँ, और R त्रिज्य दूरी है, जिसका मतलब है कि घूर्णन के केंद्र से वह कण कितनी दूर स्थित है। यहाँ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें अक्सर विद्यार्थी उलझ जाते हैं। मैंने खुद भी देखा है कि लैब्स में हमेशा आरपीएम की बात होती है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। हाँ, साइड में आरपीएम ही चलता है। लेकिन जब हम शोध पत्र या सटीक प्रयोग देखते हैं तो हमेशा आरएससीएफ या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग किया जाता है, जिसे गुणा जी में व्यक्त करते हैं। मैं अक्सर सोचती थी कि लोग सीधे मशीन की स्पीड क्यों नहीं बता देते। यह एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसका सीधा सा कारण है विज्ञान में पुनरुत्पादन, यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब कोई और उस प्रयोग को दोहरा सके? बिल्कुल। मान लीजिए एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग 10,000 आरपीएम पर किया गया। अगर कोई दूसरी प्रयोगशाला उसी प्रयोग को 10,000 आरपीएम पर दोहराने की कोशिश करती है तो परिणाम बिल्कुल अलग आ सकते हैं। ऐसा क्यों? गति तो समान है। क्योंकि पहली प्रयोगशाला का रोटर छोटा हो सकता है और दूसरी का बड़ा। 10,000 आरपीएम एक छोटे रोटर पर कम बल पैदा करेगा क्योंकि उसकी त्रिज्या दूरी यानी R कम है। ओह, और बड़े रोटर पर त्रिज्या दूरी ज्यादा होने के कारण बहुत अधिक बल पैदा होगा।
बिल्कुल। RCF रोटर के आकार को भी ध्यान में रखता है। इसका सूत्र है RCF बराबर 1.118 गुणा 10 की घात -5 गुणा R गुणा RPM का स्क्वायर। तो यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, वो ये है कि RCF गति के वर्ग के समानुपाती है। जी हाँ, RCF प्रोपोर्शनल टू RPM स्क्वायर। यदि आप RPM को दोगुना करते हैं तो बल दोगुना नहीं होता, वो सीधा 4 गुना हो जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये तो हुई बल की बात, लेकिन अब विषय और भी गहराई में जाता है, क्योंकि हम केवल मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सूक्ष्म कणों के व्यवहार की बात कर रहे हैं। सही कहा। चूंकि कणों का आकार, रूप और घनत्व सभी अवसादन को प्रभावित करते हैं, तो वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वे इन सबको एक साथ मापने के लिए बार बार अलग अलग गणनाएं तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। उन्हें एक एकल इकाई की आवश्यकता थी, एक सिंगल यूनिट। और यहीं से उन्नत अवसादन और एस मान का रहस्य सामने आता है, जिसे हम स्वेडबर्ग गुणांक या स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट कहते हैं। हाँ। अगर हम अवसादन वेग का विस्तृत सूत्र देखें तो उसमें कण का घनत्व, माध्यम का घनत्व और घर्षण गुणांक सब शामिल होते हैं। ये काफी जटिल लगता है। बहुत जटिल है। हर बार इस पूरे सूत्र की गणना करना व्यवहारिक रूप से असंभव था। इसलिए थियोडोर स्वेडबर्ग के काम के आधार पर एस को अवसादन दर की इकाई के रूप में अपनाया गया। और विद्यार्थियों को ये याद रखना चाहिए कि ये एस मान समय की एक बहुत ही छोटी इकाई है। बिल्कुल। एक एस बराबर 10 की घात -13 सेकेंड होता है। जी, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, हाँ, कि एस का मतलब सिर्फ वजन या मास है। मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था कि अगर किसी कण का एस मान अधिक है तो वो बस भारी होगा। ये बहुत आम है, लेकिन वास्तव में एस मान केवल द्रव्यमान नहीं है। यह है कण के आकार और रूप, यानी साइज और शेप दोनों का एक सम्मिलित प्रतिनिधित्व है। यह जीव विज्ञान की सबसे खूबसूरत अवधारणाओं में से एक है। जैसे हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70S और यूकैरियोटिक को 80S कहते हैं। बिल्कुल। ये नामकरण उनके वजन को तराजू पर तोलकर नहीं किया गया है। हाँ, ये इस बात का मापन है कि जब उन पर अकल्पनीय अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है तो वे तरल माध्यम को चीरते हुए कितनी तेजी से नीचे बैठते हैं। उनका रूप उस तरल में उनके रास्ते को तय करता है। एकदम सही। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि हमारे पास समान वजन वाले कागज के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़े को हम मोड़कर एक अत्यंत ठोस गेंद बना देते हैं और दूसरे को पूरी तरह से खुला, सपाट रहने देते हैं। अगर हम दोनों को एक साथ हवा में छोड़ें तो सिकड़ा हुआ कागज तेजी से जमीन पर गिरेगा, जबकि खुला हुआ कागज हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे आएगा। वजन दोनों का बिल्कुल एक समान है, लेकिन रूप ने उनके गिरने की दर को पूरी तरह बदल दिया। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये घर्षण गुणांक के प्रभाव को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। खुले कागज का सतह क्षेत्र बड़ा है, इसलिए वो माध्यम के साथ अधिक घर्षण का अनुभव करता है। और मुड़े हुए कागज का सतह क्षेत्र कम हो गया है। हाँ, जिससे वो आसानी से माध्यम को चीरते हुए निकल जाता है। यही भौतिकी उन राइबोसोम या प्रोटीन्स पर लागू होती है जिन्हें हम अपकेंद्रीयण के माध्यम से अलग कर रहे हैं। तो अब जब हम कणों के व्यवहार और इन सूत्रों को समझ चुके हैं, तो प्रयोगशाला में कोशिकाओं को अलग करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है? मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाए जाते हैं। विभेदक अपकेंद्रीयण, जिसे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीयण, यानी डेंसिटी ग्रेडियंट। विभेदक अपकेंद्रण तो सबसे बुनियादी विधि है ना? जी, ये कणों के आकार और घनत्व के अंतर पर काम करती है। इसमें हम गति को एक ही बार में अधिकतम नहीं करते, बल्कि क्रमिक रूप से बढ़ाते हैं। मतलब कदम दर कदम? हाँ, उदाहरण के लिए जब हम सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं तो सबसे पहले हम फटी हुई कोशिकाओं के मिश्रण को कम गति पर लगभग 1000 गुणा जी पर घुमाते हैं। इससे सबसे भारी हिस्से, जैसे कि नाभिक या न्यूक्लियस, नीचे बैठ जाते हैं और एक पैलेट बनाते हैं। फिर हम ऊपर के बचे हुए तरल को, जिसे सुपरनेटेंट कहते हैं, सावधानी से निकालते हैं, एक नई ट्यूब में डालते हैं और गति को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 20,000 गुना जी तक। बिल्कुल। और इस बार माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जैसे अंग अलग होकर पैलेट बना लेते हैं। ये तो एक एक करके छंटनी करने जैसी प्रक्रिया हो गई। हाँ, लेकिन घनत्व प्रवणता अपकेंद्रा इसके मुकाबले काफी अधिक परिष्कृत और जटिल है। इसमें हम सीधे तरल में मिश्रण नहीं डालते, बल्कि एक विशेष घनत्व माध्यम बनाते हैं, जैसे कि सुक्रोज या सीजियम क्लोराइड। सही कहा।
और इसके भीतर दो बहुत ही महत्वपूर्ण उप प्रकार हैं जो परीक्षाओं में अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। पहला है दर क्षेत्रीय या रेट जोनल अपकेंद्रण। रेट जोनल, ये किस पर निर्भर करता है? ये कणों के आकार और रूप पर निर्भर करता है। इसमें आपको सुक्रोज का एक पूर्व निर्मित प्रवणता यानी प्री फॉर्म्ड ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। मतलब ट्यूब में सबसे ऊपर कम घनत्व वाला सुक्रोज और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। जी, जब मिश्रण को इसके ऊपर रखकर घुमाया जाता है तो कण अपने आकार के अनुसार अलग अलग गति से नीचे की ओर बढ़ते हैं और अलग अलग परतों या बैंड में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है ना, ये समय निर्भर या टाइम डिपेंडेंट पृथक्करण है। एकदम सही। समय निर्भर होने का मतलब है कि आपको एक निश्चित समय पर मशीन को रोकना ही होगा। अगर हम मशीन को बहुत देर तक चलाते रहें तो क्या होगा? तो सभी कण अंततः ट्यूब के बिल्कुल नीचे जाकर टकरा जाएंगे और एक ही पेलेट में मिल जाएंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओह, तो रेट जोनल में समय बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा उपप्रकार क्या है? दूसरा है समघनत्वी या आइसोपिक्निक अपकेंद्रण। इसे इक्विलिब्रियम या संतुलन अपकेंद्रण भी कहा जाता है। ये रेट जोनल से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? क्योंकि ये केवल और केवल उत्प्लावक घनत्व यानी बायोंड डेंसिटी पर आधारित है। यहाँ कण के आकार या रूप का कोई लेना देना नहीं है, वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसे समझने के लिए स्विमिंग पूल का वो उदाहरण बहुत अच्छा रहेगा। ये पूल में उस एकदम सही गहराई को खोजने जैसा है जहां आपके शरीर का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर हो जाता है और आप बिना हाथ पैर मारे बस तैरते रहते हैं। बहुत खूब। आइसोपेनिक अपकेंद्रण में ठीक यही होता है। कण तब तक ट्यूब में नीचे जाते हैं जब तक कि उनका घनत्व उस विशिष्ट बिंदु पर मौजूद सीजियम क्लोराइड माध्यम के घनत्व के बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता। और एक बार जब वे अपनी घनत्व वाली जगह पा लेते हैं तो वे वहीं रुक जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ समय का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप मशीन को 2 दिन तक और चलाते रहें, वे कण उस बैंड से 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वे संतुलन में आ चुके हैं। मतलब दर क्षेत्रीय समय के खिलाफ एक दौड़ है जहां आपको सही समय पर दौड़ रोकनी है, जबकि समघनत्वी अपनी सही जगह खोजने की एक यात्रा है जहां पहुंचकर कण हमेशा के लिए रुक जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा। तकनीक तो एकदम स्पष्ट हो गई, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर प्रयोगों की सफलता या विफलता तय करता है, रोटर। हाँ, वो हिस्सा जो ट्यूबों को पकड़ता है। हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोटर्स हैं और उनका चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम हासिल क्या करना चाहते हैं। पहला है फिक्स्ड एंगल रोटर। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें ट्यूब 20 डिग्री से 45 डिग्री के कोण पर धातु के खांचों में फिक्स रहती हैं। जी, जब रोटर घूमता है तो कणों को बाहर की ओर धकेला जाता है। वे ट्यूब की बाहरी दीवार से टकराते हैं, दीवार के सहारे नीचे फिसलते हैं और कोने पर एक ठोस पैलेट बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फिक्स्ड एंगल रोटर का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये अत्यंत तेज है। ये धातु का एक ठोस ब्लॉक होता है, इसलिए बहुत उच्च गति और भारी तनाव को झेल सकता है। पैलेटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसका कोई दोष भी तो होगा। हाँ, इसका दोष ये है कि कोने पर पैलेट इतनी मजबूती से चिपक जाता है कि उसे फिर से घोलना यानी रीसस्पेंशन बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसमें दर क्षेत्रीय प्रवणता बनाने की कोशिश करेंगे तो बैंड दीवार से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। समझ गई। इसके बाद आता है स्विंगिंग बकेट रोटर। मैंने लैब में देखा, ये देखने में बहुत ही दिलचस्प लगता है। जब मशीन रुकी होती है तो बाल्टियां नीचे की ओर लटक रही होती हैं। और जैसे ही मशीन घूमना शुरू करती है, अब केंद्रीय बल के कारण वे पूरी तरह से 90 डिग्री पर क्षैतिज स्थिति में उठ जाती हैं। ये डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ना? बिल्कुल। स्विंगिंग बकेट रोटर घनत्व प्रवणता पृथक्करण के लिए एकदम आदर्श है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ट्यूब क्षैतिज हो जाती है तो कण ट्यूब की पूरी लंबाई के समानांतर सीधे नीचे की ओर यात्रा करते हैं। वे दीवार से नहीं टकराते, जिससे बहुत ही स्पष्ट और साफ बैंड बनते हैं। लेकिन इसकी गति धीमी होती होगी। सही पकड़ा आपने। इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यही है कि ये फिक्स्ड एंगल की तुलना में धीमा होता है। उन कब्जों या हिंज के बारे में सोचें जिन पर वे बाल्टियां झूल रही हैं। लाखों जी का बल उन कब्जों पर बहुत यांत्रिक तनाव डालता होगा। जी हाँ, यदि आप इसे बहुत अधिक गति पर चलाएंगे तो रोटर टूट सकता है, जो किसी भी शोधकर्ता के लिए एक दुस्सपना है। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, जिसने मुझे हमेशा उलझन में डाला था, वर्टिकल रोटर।
यहाँ ट्यूब पूरी तरह से लंबवत रहती हैं। घूर्णन अक्ष के बिल्कुल समानांतर। हाँ, और यहाँ अवसादन मार्ग बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि कणों को ट्यूब की लंबाई में नहीं बल्कि केवल चौड़ाई के पार जाना होता है। कहा जाता है कि आइसोपैनिक प्रयोगों के लिए ये एकदम सही है। बिल्कुल सही कहा जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर ट्यूब सीधी है और कणों को केवल चौड़ाई पार करनी है, तो वे तो सीधे ट्यूब की दीवार से जाकर टकराएंगे। तो फिर वे अलग कैसे होते हैं? सब गड़बड़ क्यों नहीं हो जाता? यही तो इस रोटर का असली जादू है। जब रोटर तेजी से घूमता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण पूरा का पूरा घनत्व प्रवणता 90 डिग्री घूम जाता है और दीवार के समानांतर हो जाता है। ओह, मतलब ग्रेडियंट ही घूम जाता है। हाँ, कण दीवार की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर वे दीवार के सहारे अपनी अपनी विशिष्ट घनत्व वाली परत में खिसक जाते हैं। तो वे दीवार से टकराने के बाद रुकते नहीं हैं, बल्कि अपने घनत्व वाले बैंड में समाहित हो जाते हैं। क्या बात है! और चूंकि अवसादन मार्ग केवल ट्यूब की चौड़ाई जितना है, जो कुछ मिलीमीटर ही होता है, कणों को अपनी संतुलन स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। एक आइसोपेनिक प्रयोग जो स्विंगिंग बकेट में 48 घंटे ले सकता है, वो वर्टिकल रोटर में कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए एक मास्टर सारांश ये है: तेज और सरल पैलेटिंग के लिए फिक्स्ड एंगल, स्पष्ट प्रवणता बैंड्स के लिए स्विंगिंग बकेट और सबसे तेज घनत्व संतुलन के लिए वर्टिकल रोटर का चुनाव करें। एकदम सटीक सारांश है ये। अब इन रोटर्स को घुमाने के लिए शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता होती है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये दोनों ही लैबोरेटरियों के असली वर्कहॉर्स हैं। जी। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज आमतौर पर 10,000 से 30,000 आरपीएम के बीच कार्य करते हैं। ये गति लगभग 50,000 गुणा जी तक का भारी बल उत्पन्न कर सकती है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये हमेशा प्रशीतित यानी रेफ्रिजरेटेड होते हैं। आमतौर पर 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये कूलिंग सिस्टम कोई विलासिता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब रोटर हवा में 30,000 बार प्रति मिनट घूमता है तो हवा के साथ भयंकर घर्षण होता है। अगर हम तापमान को 4 डिग्री पर नियंत्रित न करें तो हमारे जैविक नमूने सचमुच उबल जाएंगे और विकृत हो जाएंगे। प्रोटीन और एंजाइम पूरी तरह से डीनेचर हो जाएंगे। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का उपयोग मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम जैसे अंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये वायरस या राइबोसोम जैसे अत्यंत सूक्ष्म कणों को अलग नहीं कर सकता। हाँ, उसकी एक भौतिक सीमा है। और यहीं पर विज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। प्रवेश होता है मशीनों के राजा का, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जो 50,000 आरपीएम से भी अधिक गति पर काम करता है। और 1,00,000 गुणा जी तक का नहीं, 10,00,000 गुणा जी तक का अविश्वसनीय बल उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, 1,00,000 गुणा जी। लेकिन इतनी अधिक गति पर केवल रेफ्रिजरेटर लगाना काफी नहीं था। थियोडोर स्वेडबर्ग ने 1920 के दशक में जब इसका आविष्कार किया था, तो उनके सामने सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती क्या थी? चुनौती यही थी कि 1,00,000 आरपीएम पर हवा का घर्षण इतना तीव्र होता है कि वो रोटर के धातु को पिघला सकता है। इसलिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को काम करने के लिए रोटर चेंबर के भीतर अत्यधिक उच्च वैक्यूम की आवश्यकता होती है। मतलब चेंबर से हवा को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि कोई घर्षण ही न बचे। ये तो अंतरिक्ष विज्ञान के स्तर की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। और स्वेडबर्ग को इस असाधारण आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मैंने सुना है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्रैश एक भयानक घटना होती है। अगर थोड़ा सा भी असंतुलन हो तो मशीन के परखच्चे उड़ सकते हैं। हाँ, ये सच है। आज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: प्रारंभिक या प्रिपरेटिव और विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल। प्रारंभिक का उपयोग तो बड़े आयतन के अलगाव के लिए होता है, जैसे वायरस का शुद्धिकरण करना। लेकिन एनालिटिकल में ऐसा क्या खास है? विश्लेषणात्मक मशीनें अनुसंधान का शिखर हैं। इनमें रूटर के साथ साथ एक इनबिल्ट ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम लगा होता है, जो आमतौर पर यूवी प्रकाश का उपयोग करता है। तो मशीन चलते समय ही अंदर देख सकती है? जी, मशीन रोटर के लाखों बार घूमते समय ही वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में अंदर की स्थिति का विश्लेषण कर सकती है। वैज्ञानिक स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कण कैसे बैठ रहे हैं। ये हमें अणुओं के सटीक आणविक भार की गणना करने की सुविधा देता है। ये तो अद्भुत है। चलिए, अब तक की हमारी इस विस्तृत चर्चा से उन उन्नत अवधारणाओं को संक्षेप में निकालें जो परीक्षाओं में बार बार फंसाती है। सबसे पहले है एस मान निर्भरता, अवसाधन गुणांक
या एस मान केवल वजन नहीं है, ये कण के द्रव्यमान, उसके रूप और उसके घनत्व तीनों का एक सम्मिलित परिणाम है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी अवधारणा जो भ्रम पैदा करती है वो है गैर योज्यता नियम या नॉन एडिटिविटी रूल। जी, हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बना है। गणित के हिसाब से तो 50 और 30 मिलकर 80 होने चाहिए, लेकिन ये 70S क्यों है? क्योंकि स्वेडबर्ग इकाइयां केवल वजन नहीं हैं जिन्हें सीधे जोड़ा जा सके। जब 50S और 30S इकाइयां एक साथ जुड़ती हैं तो उनका आकार और रूप बदल जाता है। जिसे हम कॉन्फर्मेशनल शेप चेंज कहते हैं। बिल्कुल। इसे हम सामान पैक करने के एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 अलग-अलग स्लीपिंग बैग हैं। जब वे खुले होते हैं तो वे बहुत जगह लेते हैं और उनका वायुगतिकीय रूप बड़ा होता है। लेकिन जब आप उन दोनों को एक ही सूटकेस में जोर से दबाकर पैक कर देते हैं तो उनका कुल आकार कम हो जाता है। इसी तरह जब राइबोसोम की 2 इकाइयां जुड़ती हैं तो वे सिकुड़कर अधिक सघन हो जाती हैं। और इसलिए तरल माध्यम में वे उस तरह से प्रतिरोध नहीं करती जैसे अलग अलग होने पर करती थीं। उनका संयुक्त एस मान 80 के बजाय 70 रह जाता है। बहुत ही स्पष्ट हो गया ये। और तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है उत्प्लावक घनत्व या बायोंट डेंसिटी। ये हमेशा याद रखें कि आइसोपेनिक अपकेंद्रण में पृथक्करण को नियंत्रित करने वाला ये एकमात्र कारक है। तो अगर हम एक त्वरित परीक्षा सारांश दें, पहला, RSF का RPM के वर्ग के साथ संबंध, बार बार पूछा जाने वाला सूत्र है। बिल्कुल। दूसरा, फिक्स्ड एंगल रोटर पेलेटिंग के लिए सबसे तेज विकल्प है। तीसरा, स्विंगिंग बकेट रोटर प्रवणता बैंड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ रिजोल्यूशन देता है। जी। चौथा, वर्टिकल रोटर समघनत्वी प्रयोगों में सबसे तेज संतुलन प्राप्त करता है। और अंत में एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज वास्तविक समय में सटीक आणविक भार की गणना के लिए है। एकदम सही। जीव विज्ञान के इतिहास को देखते हुए विद्यार्थियों को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि थियोडोर स्वेडबर्ग के उस पहले वैक्यूम सील्ड अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज के बिना क्या होता। क्या हम कभी भी डीएनए की संरचना, आरएनए या राइबोसोम के सटीक आकार को समझ पाते? शायद बिल्कुल नहीं। हम आज आणविक स्तर पर जो कुछ भी जानते हैं उसकी नींव में भौतिकी की इस मशीन का तेजी से घूमना शामिल है। एक मशीन की शुद्ध भौतिक गति ने जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों के दरवाजे खोल दिए। यह सोचने वाली बात है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।